हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक। तो फ्रेंड्स, हम डीआरडीओ पेपर सोल्यूशन की सीरीज़ में पार्ट नंबर 2 पे आ गए हैं। मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्यूशन कराया है। अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देखिएगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को 1.5x या 1.25x पर देखा करिए, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपको ऑलरेडी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो का स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर लिया करिए, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो और आपको कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करवाएंगे। ना कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बल्कि आपको उस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन आते हैं उससे भी आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आपका सेट 1 है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स डीआरडीओ का एग्जाम पैटर्न का, तो आपका टीयर 2 में जो आपके पेपर आएंगे वो आपका टेक्निकल में 100 क्वेश्चन आते हैं। मैं उसी पे आपको फोकस लेके चल रहा हूँ। आप नॉन टेक का अभी मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस आपका टेक्निकल वाले पार्ट के ऊपर है। ठीक है, हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर के सेट की। तो मैं आपको टोटल 4 सेट सॉल्व कराऊंगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। मैंने सेट 1 में ऑलरेडी पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है, करा दिया। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद हम बाकी का सेट भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बात करें पार्ट 1 की, ऑलरेडी मैंने सॉल्व आपको दे दिया है। पार्ट 2 अभी आपका चल रहा है, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 आपका आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी तक आपने मैकेनिकल के जो मैंने एक मेरा प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स का, उसको आपने नहीं देखा है, प्लीज़ इसको एक बार जाके सभी वीडियोस को 1.5x पर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके लास्ट ईयर जेई के पेपर में इन टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने पहले उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ही मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ लास्ट ईयर जेई में जितने क्वेश्चन आए आप उसको भी सॉल्व कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेड बिटवीन इंजन एंड द गियर बॉक्स। मतलब इंजन और गियर बॉक्स के बीच में कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है। तो इसको हम याद करने का ट्रिक क्या है, आप सभी को पता है। एक होता है, एक आपका इक्विपमेंट होता है ईसीजी। हम अपने दिल की धड़कन की एक्टिविटीज़ को सुनने के लिए या उनको मेजर करने के लिए हम ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें ईसीजी की, ये आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये सिंपल टेस्ट दैट कैन बी यूज टू चेक योर हार्ट्स रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो अपने हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसी से अगर हम इसको सीखना चाहें तो यहाँ पे ईसीजी हो जाएगा और यहाँ पे सी का मतलब होगा क्लच। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि आपका इंजन और गियर बॉक्स के बीच में हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका क्लच लगा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन 22 बोलता है, फ्री प्ले इन ए कार क्लच इज अराउंड। आपका कार क्लच होता है, उसमें आपका एक फ्री प्ले टर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये टर्म अगर नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम बात करें फ्रेंड फ्री प्ले की, तो फ्री प्ले कुछ नहीं, ये आपका एक नॉमिनल डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आपका एक डिस्टेंस होता है जिसको हम इंच में या फ्रैक्शंस ऑफ इंच में मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब एमएम में भी हमको बोल सकते हैं जी। ये कौन सी डिस्टेंस होती है? जब हम क्लच को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए जितना हम क्लच पैडल को मूव कराते हैं, ठीक है, ये वो डिस्टेंस होती है। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? ये आपकी होती है अप्रॉक्स 25 to 30 mm हमारा ये रेंज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 mm, 30 mm, 60 mm और 100 mm। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी से हो जाएगा, 30 mm। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सीटेन नंबर एंड ऑल्सो। तो हम जो डीजल ऑयल की गुणवत्ता होती है उसको हम सीटेन नंबर में तो मतलब दिखाते ही दिखाते हैं, और एक कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो नंबर फ्रेंड्स आपका होता है एपीआई ग्रेविटी। मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर एपीआई ग्रेविटी होता क्या है। तो फिलहाल इसको भी आप याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो डीजल ऑयल की जो क्वालिटी को हम सिटेन नंबर के साथ साथ एपीआई ग्रेविटी या एपीआई के टर्म्स में भी हम इसको नापते हैं। अगर हम बात करें फिर एपीआई के फुल फॉर्म की, तो उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी या एपीआई ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या मेजर करता है? इट इज ए मेजर ऑफ हाउ हैवी और लाइट ए पेट्रोलियम लिक्विड इज कंपेयर टू वाटर। मतलब वाटर के कंपेरिजन में जो हमारा पेट्रोलियम लिक्विड है कितना हल्का है
या वो कितना भारी है, हम इसको एपीआई ग्रेविटी के टर्म्स में मेजर करते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स वैल्यू की, तो अगर हम 10 का रेंज लेके चलते हैं, अगर आपका एपीआई ग्रेविटी 10 से ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ इट्स एपीआई ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 10, अगर किसी ऑयल की, पेट्रोलियम और लिक्विड की एपीआई ग्रेविटी 10 से ज़्यादा है, तो वो हल्का होगा, ठीक है, वो हमारा पानी से हल्का होगा और पानी में तैरेगा, ठीक है। अगर किसी की पेट्रोलियम की एपीआई ग्रेविटी 10 से कम है, तो वो भारी होगा और वो पानी में हमारा डूब जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा एपीआई ग्रेविटी होता है, वो हम वाटर के कंपेरिजन में किसी भी पेट्रोलियम लिक्विड का नापते हैं कि हमारा वो भारी है या हल्का है, ठीक। और इसका 10 कट ऑफ होता है। अगर 10 से ज़्यादा है हमारा एपीआई ग्रेविटी, तो वो हल्का होगा और पानी में तैरेगा, और अगर 10 से कम है तो वो हमारा ज़्यादा होगा और पानी में डूब जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 24 क्या बोलता है? 24 बोलता है आपसे, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, मतलब एक हमारा एक ऐसा डिफॉर्मेशन होता है जो हमारा टाइम पे डिपेंड करता है, तो उसका नाम क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्रीप या इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। पहले मैं आपको क्रीप और फेटिक, ये हमारे दो ऐसे डिफॉर्मेशन होते हैं, वो पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो आपका फेटिक होता है, जो आपका फेटिक होता है, ये आपका एक ऐसा फेलर का टाइप होता है जिसमें हमारा साइक्लिक स्ट्रेस लगता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारा कोई मटेरियल फेल हो गया ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रेस, तो वो उसका रीजन क्या होगा? तो उसका रीजन फ्रेंड्स हमारा होता है फेटिग, ठीक है। अगर हम बात करें क्रीप की, तो अगर हमारा कोई टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब टाइम के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और वो हमारा फेल हो गया, तो जो टाइम डिपेंडेंट होता है वो हमारा होता है क्रीप। तो ये आप ये दो टर्म को याद रखिएगा कि अगर साइक्लिक स्ट्रेस से फेल हो रहा है तो वो हमारा होता है फेटिग। अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से फेल हो रहा है तो वो हमारा होता है क्रीप। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, टाइम डिपेंडेंट बोला है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रीप। मतलब टाइम डिपेंडेंट जो भी हमारा परमानेंट फेलियर होगा या डिफॉर्मेशन होगा, वो हमारा होता है क्रीप की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दो क्वेश्चन है जो होमवर्क देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेलर ऑफ मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रेस, मतलब साइक्लिक स्ट्रेस की वजह से जो फेल होता है मटेरियल, उसका नाम क्या है? ब्रिटल फेलियर, डक्टाइल फेलियर, क्रीप फेलियर या फैटिक फेलियर। तो इसका आंसर आप कमेंट करके करिएगा कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। और ये आपका क्वेश्चन बोलता है कि स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जो हमारा फेल होता है मटेरियल, उसका रीजन क्या है? ब्रिटल फ्रैक्चर, डक्टाइल फ्रैक्चर, क्रीप या फैटिक। तो इसका भी आप क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, यूजुअली डैश इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब हम किसी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी इनिशियल स्टेज क्या होगी? फ्रेंड सबसे आसान, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए, डिजाइन करना या कंसेप्ट सेशन मतलब अवधारणा बनाना, या मटेरियल सिलेक्शन करना है या टेस्टिंग करना। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है, टेस्टिंग तो बाद में होगी, सिलेक्शन भी बाद में होगा, डिजाइन भी हम बाद, पहले हम उसकी अवधारणा बनाएंगे कि आखिर हमें जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना है वो किस लिए करना है, उसका पर्पस क्या है, उसका नीड क्या है। तो सबसे पहले इसमें आएगा अवधारणा, ठीक है। हम किसी भी कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो उसमें सबसे पहला टर्म आएगा हमारा अवधारणा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डायरेक्टली बाई मास सिस्मिक सेंसर्स, मतलब हम मास सिस्मिक सेंसर से क्या चीज डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स अगर हम पहले बात करें कि आपका सिस्मिक सेंसर जो होता है उसका फंक्शन क्या है, तो ये आपका एक वेलोसिटी सेंसर हो सकता है या एक्सेलेरोमीटर हो सकता है, जो सेंस करता है ग्राउंड वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, जो हमारे अर्थ के ग्राउंड वाइब्रेशन को सेंस करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं, तो इट इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ अर्थक्वेक मॉनिटरिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड ओशियन बॉटम ऑब्जर्वेशन। तो ये 3 जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हम जो हमारा सिस्मिक सेंसर का इस्तेमाल यहाँ 3 जगह करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड इसका आंसर, तो आपको सिंपल सा आप समझ गए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, जिसमें मैंने आपको 150 प्लस मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपके एग्जाम में फिर कोई भी आप जी का एग्जाम देने जाएंगे, आपको कोई एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। आप वहां जाके सभी वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एक टाइप से रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कुछ वहाँ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन है,
ये फ्रांसिस टरबाइन। मैं अभी आपको पहले टरबाइन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कौन कौन सी टरबाइन्स होती हैं। लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड टरबाइन क्या होती है, रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स हाई हेड टरबाइन की, हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और लो हेड टरबाइन, तो सबसे पहले आपको इसकी रेंज याद रखनी है। ठीक है, जो आपकी हाई हेड टरबाइन है उसका रेंज होता है 150 मीटर से 2000 मीटर। जो आपकी मीडियम हेड टरबाइन होती है उसका रेंज होता है 30 मीटर से 150 मीटर। और जो आपकी लो हेड टरबाइन होती है उसका रेंज जो है 30 मीटर से कम होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाई हेड टरबाइन का एग्जाम्पल होता है पेल्टन व्हील, मीडियम हेड टरबाइन का एग्जाम्पल होता है फ्रांसिस टरबाइन और लो हेड टरबाइन का एग्जाम्पल होता है आपका कपलन टरबाइन। तो आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि जो आपके टरबाइंस के हेड है उनका रेंज क्या है, और दूसरा कौन कौन सी टरबाइंस आपकी किस रेंज में आती है। ठीक है, तो हम बात करें फ्रेंड्स आगे, तो आपका इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। इम्पल्स टरबाइन ऐसी ऐसी टरबाइन होती है जिसमें इनलेट पे बस काइनेटिक एनर्जी ही हमारे पास अवेलेबल होती है, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। जैसे कि हमारी पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील पेल्टन व्हील टरबाइन के केस में हमें इनलेट पे हमेशा ओनली काइनेटिक एनर्जी ही मिलती है या हमारे पास अवेलेबल होती है, जिससे हम एनर्जी को डेवलप करते हैं या जनरेट करते हैं। तो ऐसी टरबाइंस को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन में जो होता है, जो हमारा वाटर होता है इनलेट पे, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है एज वेल एज प्रेशर एनर्जी भी होती है। तो ऐसी टरबाइंस को हम बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। और इसका एग्जाम्पल आपका होता है फ्रांसिस टरबाइन या कपलन टरबाइन। ठीक है, अगर हम बात करें टेंजेंशियल फ्लो टरबाइंस की, तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन जो होती है उसमें जो हमारा वाटर जो स्ट्राइक करता है टरबाइन में, वो हमारा रनर की डायरेक्शन में टेंजेंटली स्ट्राइक करता है। टेंजेंट मतलब मान लीजिए ये हमारा टरबाइन है, ये हमारा रनर है, तो ऐसे अगर टेंजेंट वाटर इस पे स्ट्राइक करेगा टरबाइन पे, ये टरबाइन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो इसका एग्जांपल क्या है फ्रेंड आपका, इसका एग्जांपल है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। अगर हम बात करें कुछ रेडियल फ्लो टरबाइन की, तो देखिए रेडियल फ्लो टरबाइन मतलब क्या होता है। इस टरबाइन के केस में जो हमारा वाटर होता है वो रेडियल डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है। इसके हमारे दो केस बनते हैं, पहला इनवर्ड और दूसरा आउटवर्ड। ठीक है, अगर हम इनवर्ड की बात करें तो हमारा इनवर्ड में हमारा पेरीफेरी से सेंटर की तरफ वाटर जाता है, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड फ्लो टरबाइन, या इसका एग्जांपल है आपका फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, अगर हम बात करें आउटवर्ड फ्लो टरबाइन की, तो इस केस में जो हमारा वाटर होता है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। इसका एग्जांपल है कोलनिरन टरबाइन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है। अगर हम बात करें एक्सियल फ्लो टरबाइन की, तो जो हमारा वाटर का फ्लो होता है वो हमारा एक्सिस के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। मतलब जो हमारा शाफ्ट का एक्सिस होता है उसके डायरेक्शन उसी के पैरेलल हमारा वाटर का फ्लो का डायरेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। और इसका एग्जांपल आपका है कपलन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि फ्रांसिस टरबाइन हमारी कौन सी टरबाइन है। मैंने अब आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी फ्रांसिस टरबाइन जो है वो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो मैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है एन आइडियल फ्लूड इज, जो हमारा आइडियल फ्लूड होता है वो कैसा होता है, विस्कस होता है, वन विच जो न्यूटन लॉ ऑफ वेलोसिटी को फॉलो करता है, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। पहले मैं आपको आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टीज बताता हूँ। पहला सुनिए, हमारी आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टी होती है, पहले बात तो वो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। दूसरा हमारा फ्लो जो होता है इरोटेशनल होता है, मतलब हमारा फ्लो बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता है। तीसरा हमारा जो फ्लूड होता है वो हमारा नॉन विस्कस होता है। ठीक है, मतलब देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो एंड हेंस द फ्लूड हैज नो विस्कोसिटी। तो हमारी तीन आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसमें जो इसका आंसर क्या सही होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका डी सही होगा, फ्रिक्शन लेस एंड कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो जो हमारा आइडियल फ्लूड होता है वो हमारा फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो फ्रेंड सबसे इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आपके टिप्स पे होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम वो कितना होता है, वो हमारा होता है 10.3। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वाटर कॉलम के टर्म्स में वो हमारा 10.3 मीटर होता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, विच ऑफ द टू फोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्लोटिंग बॉडी, मतलब फ्लोटिंग बॉडी के केस में कौन से दो फोर्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए जब भी हमारी कोई बॉडी फ्लोट कर रही होगी तो उसमें दो फोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो हमारे वर्टिकल अपोजिट में लगते हैं। पहला फोर्स हमारा होता है बॉडी का वेट जो लगता है नीचे की तरफ डब्लू, और दूसरा हमारा होता है बायंड फोर्स जो लगता है ऊपर की तरफ बायंड फोर्स। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बायंसियन ग्रेविटी, मतलब डब्लू नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटी
और बायएंसी आपका ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए इमर्ज्ड सरफेस, जो हमारा इमर्ज सरफेस में सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। देख लीजिए कि आपका कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है आपकी, कि इस बॉडी कोई सेंटर ऑफ जी होगा, मतलब सेंटर ऑफ गुरुत्वा गुरुत्व केंद्र होगा इसका बॉडी का, और यहाँ पे सेंटर ऑफ पी होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया और आपका सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही होता है। ठीक है, तो अगर हमारी कोई बॉडी वाटर में डूबी हुई है तो उस केस में हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो अपना रिजल्टेंट फोर्स लगता है बॉडी पे वो हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर के थ्रू ही क्रॉस होकर जाता है। क्वेश्चन जे में आया था, देखिए क्या बोल रहा है, the point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as center of pressure। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर से हमारा रिजल्टेंट प्रेशर पास होते हुए जाता है। और जो क्वेश्चन आपका था उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पहले समझ लेते हैं कि बर्नौली का प्रमेय क्या होता है। देखिए आपका बर्नौली का क्वेश्चन है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H1 इक्वल टू P2 बाई रो जी V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2। जहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आपका होता है प्रेशर हेड, सेकंड टर्म आपका होता है वेलोसिटी हेड, और थर्ड टर्म आपका होता है पोटेंशियल हेड। तो ये फ्रेंड आपकी बर्नौली की इक्वेशन हो गई। अगर हम बात करें ये किसके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, ये आपका एनर्जी का कंजर्वेशन दिखाता है। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम के कुछ एजम्पशंस की। तो बर्नौली थ्योरम में टोटल 10 एजम्पशंस होते हैं और इसमें से घुमा फिरा के फ्रेंड हर बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्या होता है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। बर्नौलीज थ्योरम में जो हमने थ्योरम निकाली है उसने ये एजम्पशन माना है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो हमारी यूनिफॉर्म होगी, फ्लो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, फ्लो हमारा स्टेडी रहेगा, फ्लो हमारा इरोटेशनल रहेगा, फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल रहेगा, फ्लो इज कॉज्ड ओनली बाय ग्रेविटी फोर्स, खाली ग्रेविटी फोर्स से ही हमारा फ्लो होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फ्लो, फ्लो में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द कर्व पाथ इज निगलेक्टेड, कर्व पाथ जहाँ भी आएगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निगलेक्ट कर दिया गया है। फ्रिक्शनल एज वेल एज विस्कस ड्रैग फोर्स आर ऑल्सो निगलेक्टेड, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को भी और विस्कस ड्रैग फोर्स को भी यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है। और जो हमारा लिक्विड फ्लो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रीम में होना चाहिए। तो ये हमारा टोटल जो है बर्नौलीज थ्योरम में 10 एजम्पशंस हैं और इससे घुमा फिरा के हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉलिंग ड्रॉप वाटर बिकम्स स्फेरिकल ड्यू टू, मतलब जो हमारी वाटर जो हमारी ड्रॉप्स गिरते हैं वो हमारे स्फेरिकल क्यों जाते हैं। तो फ्रेंड सबसे आसान इसका आंसर सबको पता होगा, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो हमारी फॉलिंग वाटर ड्रॉप होती है वो हमारी स्फेरिकल हो जाती हैं। अब सरफेस टेंशन क्या होता है फ्रेंड, सरफेस टेंशन का ये आपका डिफिनेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब F/L ये आपका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक करंट मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया ना कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने ऑलरेडी 150 प्लस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अपने वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप वहां जाके उन सभी को देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, करंट मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो करंट मीटर का मेजरमेंट हम वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कैविटेशन इज कॉज्ड बाय। तो फ्रेंड सबसे फेवरेट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का कैविटेशन। कैविटेशन क्यों होता है, पहला हाई वेलोसिटी, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर। तो फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिएगा कैविटेशन जो है हमारा ड्यू टू लो प्रेशर की वजह से हमारा कैविटेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि कैविटेशन होता क्या है। कैविटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारा वेपर बबल्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है। अब जब हमारा किसी लिक्विड में वेपर के बबल्स फ्लो कर रहे हैं और किसी जगह हमारा प्रेशर जो है लिक्विड का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से बिलो आ जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे वेपर बबल्स होते हैं वहाँ पे उनमें कोलैप्सिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा हाई प्रेशर में जाके रीजन में जाके वो सभी बबल्स हमारे कोलैप्स कर जाते हैं और हमारा कैविटेशन का इफेक्ट देते हैं। अब कैविटेशन से फ्रेंड्स होता क्या है, हमारा कैविटेशन से जो हमारे मेटेलिक सरफेसेस हैं वो सभी डैमेज हो जाते हैं और उनके सरफेसेस पे कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा कैविटेशन को अपने फ्लो में अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है कैविटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन आया था कैविटेशन बिगिन्स व्हेन, तो हमेशा हमेशा आप ध्यान रखिएगा कैविटेशन कब होता है, जब हमारा प्रेशर वेपर प्रेशर से डाउन हो जाता है और हमारे जो हाई प्रेशर जोन में जाने के बाद वो जो बबल्स होते हैं वो हमारे बस्ट हो जाते हैं, उस वजह से हमारा कैविटेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोलता है टॉमलिंसन रिकॉर्डर इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा आपका जो टॉमलिंसन रिकॉर्डर होता है वो किस प्रिंसिपल बेस होता है, वो आपका मैकेनिकल कम ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन मेथड पे हमारा टॉमलिंसन रिकॉर्डर बेस होता है। अगर हम बात करें ये क्या मेजर करता है, तो ये हमारा सरफेस फिनिश को मेजर करता है। मैंने ऑलरेडी इसको अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है 150 प्लस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, तो साइन बार को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं टोटल लेंथ पे। पहले आप देखिए साइन बार कैसे होता है, आपका साइन बार फ्रंट ऐसे होता है, यहाँ पर दो बॉल्स लगी होती हैं और यहाँ पे ऐसे ही हमारा साइन बार होता है। ठीक है, ये हमारा साइन बार होता है, यहाँ पे होल्स बने होते हैं। तो जो इनकी सेंटर डिस्टेंस होती है हम उससे जो है अपने साइन बार को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। पाई, उसके बाद डायमीटर ऑफ इम्पेलर, उसके बाद विड्थ ऑफ इम्पेलर, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 3 लॉस फॉलो करते हैं। पहला लॉ क्या होता है, यहाँ पे पहला लॉ होता है यहाँ पे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंप स्पीड एंड हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। तो फ्रेंड इससे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए, स्पीड, स्पीड पे डिपेंड करता है, ना कि स्क्वायर पे, ना कि उसके क्यूब पे, ना कि उस पे स्क्वायर रूट पे, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज जो है आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, हेड जो है आपका उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है और पावर जो है उस पे आपका क्यूब पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं लॉज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो हमें हमेशा ध्यान रखिएगा मैकेनिकल इफिशियंसी 2 स्ट्रोक इंजन की हमेशा मैकेनिकल इफिशियंसी 4 स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा होती है। बट अगर हम थर्मल इफिशियंसी की बात करें, थर्मल इफिशियंसी ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन इज लेस देन थर्मल इफिशियंसी ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैकेनिकल इफिशियंसी की बात किया है ना, तो यहाँ पे मैकेनिकल इफिशियंसी 2 स्ट्रोक की 4 स्ट्रोक की मैकेनिकल इफिशियंसी ज़्यादा होगी, जबकि थर्मल इफिशियंसी फ्रेंड्स आपकी 2 स्ट्रोक इंजन की 4 स्ट्रोक इंजन से कम होगी। इन दोनों आपको पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। क्वेश्चन 40 क्या बोलता है, 40 बोलता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पेट्रोल। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा पेट्रोल में कार्बन का परसेंटेज अप्रॉक्स 87% होता है और डीजल में कार्बन का परसेंटेज अप्रॉक्स 86.2% होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल में हमारा ऑटो साइकिल पे डिपेंड करता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन हमारे ऑटो साइकिल पे चलते हैं और डीजल इंजन फ्रेंड्स हमारे जो है डीजल साइकिल पे चलते हैं, डीजल साइकिल पे चलते हैं। और ऑटो साइकिल जो हमारी साइकिल होती है वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है, ऑटो साइकिल हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है और डीजल साइकिल फ्रेंड्स हमारी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होती है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और एक और पॉइंट, डीजल साइकिल को हम मेजर करते हैं अपने इसके क्वालिटी को C10 नंबर से। ठीक है, और ऑटो साइकिल को हम मेजर करते हैं अपना ऑक्टेन नंबर। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पहला पेट्रोल इंजन का जो हमारा कार्बन परसेंटेज होता है वो अप्रॉक्स 57% होता है, डीजल का अप्रॉक्स 86.2% होता है। पेट्रोल में ऑटो साइकिल पे चलता है, डीजल हमारा डीजल साइकिल पे चलता है। ऑटो साइकिल हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है, डीजल साइकिल हमारी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होती है। और ऑटो साइकिल केस में हम ऑक्टेन नंबर से डील करते हैं और डीजल साइकिल केस में हम C10 नंबर से डील करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में सबसे पेट्रोल का पूछा है ना, 57% के पास यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 85% मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 85%। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको टोटल 20 पार्ट 1 में 1 to 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 21 to 40 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें, इन वीडियो से जरूर आप कुछ नया सीखेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।